सभी को मेरा नमस्कार। फिर आप लोगों को 12th क्लास की केमिस्ट्री का एक लेसन पढ़ाया जा रहा था जिसका नाम था सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठीय रसायन। तो केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते लोगेश? पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर। अब पृष्ठीय रसायन का मतलब क्या बताया गया था कि रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत पदार्थ की सतह की प्रकृति किसके पदार्थ की सतह की प्रकृति टाइप कर लो। पदार्थ की सतह की प्रकृति एवं इस पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या बोला? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की सतह की प्रकृति एवं इस पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाते हैं? पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन कहलाते हैं। थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। फिर उसके बाद में इसमें दो चार कॉमन वर्ड बताए थे मैंने, और वो कॉमन वर्ड क्या थे वो सुनो। एक आता है सबसे पहले अधिशोष्य, एक बताया था अधिशोषक, और इन दोनों को मिलाने पर एक घटना बताई थी अधिशोषण। ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले कहता है कि ये मेरे पास में कोई भी एक ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? ठोस पदार्थ। और इस ठोस पदार्थ को मैंने बोल रखा है अधिशोषक। क्या बोल रखा है? अधिशोषक। अब इस ठोस पदार्थ की ये जो आपको ब्लू पेन से नजर आ रही है, ये उसकी सतह कहलाई। क्या कहलाई? सतह। अब इस सतह के ऊपर ग्रीन पेन से कुछ पदार्थ को रख रहा हूं, रख दिया। यस सर। ये कहलाते हैं अधिशोष्य। क्या कहलाए? अधिशोष्य। तो ये अधिशोष्य बताओ किसकी सतह के ऊपर आ गए? अधिशोषक की सतह पर। अच्छा, तो मैं ऐसे बोल दूं कि वे पदार्थ जो कि अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होते हैं, अधिशोष्य कहलाते हैं। क्लियर? यस सर। अच्छा, अगला कौन सा पॉइंट आया? अधिशोषण। अधिशोषण या अधिशोषक? अधिशोषक। अच्छा, तो ये कैसा पदार्थ है? ठोस पदार्थ। और ये ठोस पदार्थ की क्या बताई थी? सतह। और सतह पे कौन आए? अधिशोष्य। मैं ऐसे बोल दूं, किसी ठोस पदार्थ की वो सतह जिसके ऊपर अधिशोष्य के कण अधिशोषित होते हैं, क्या कहलाएंगे? अधिशोषक। अच्छा, अब कौन सी घटना आ गई? अधिशोषण। तो अधिशोषण का मतलब है, ये बताओ ऊपर कौन से कण हैं अधिशोष्य। और किसके ऊपर हैं? अधिशोषक के ऊपर। मैं ऐसे बोलो, अधिशोष्य के अणुओं का, किसका?
अधिशोष्य के अणुओं का किसकी सतह पर? अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होना। क्या होना भैया? अधिशोषित होना। ये घटना क्या कहलाएगी? अधिशोषण। अधिशोषण कहलाएगी। अब एक वर्ड और लिख रहा हूं, आपको बताया था अवशोषण। क्या बताया था? अवशोषण। तो अधिशोषक के कण अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित न होकर, सतह पर हो रहे हैं क्या? नहीं हो रही। तो अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित न होकर निकाय में समान रूप से वितरित हो जाते हैं, तो ये घटना कहलाती है कौन सी? अवशोषण। तो अवशोषण कैसी घटना है? सतह के ऊपर या निकाय के अंदर? निकाय के अंदर। अच्छा, तो अवशोषण क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। अच्छा, अब एक वर्ड और आया, शोषण। क्या है बेटा? शोषण। तो शोषण के लिए ध्यान करो, यहाँ पर शोषण से पहले शब्द क्या लग गया? अधिशोषण। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? अवशोषण। इन दोनों में पीछे शोषण है या नहीं है? है। तो मैं ऐसे बोल दूं, एक ऐसा प्रक्रम जिसमें अधिशोषण एवं अवशोषण दोनों के दोनों एक साथ संपन्न होती है। तो दोनों घटनाएं अगर पाई जाती है तो वो क्या कहलाएगा? शोषण। शोषण। तो शोषण कैसा प्रक्रम बताया? अधिशोषण का, अवशोषण का, या दोनों का? दोनों का। दोनों का। एक शब्द और बताया था, अंतरापृष्ठ। कौन सा? अंतरापृष्ठ। तो अंतरापृष्ठ का मतलब है, अभी थोड़ी देर पहले ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? सतह। क्या लिखा हुआ है? सतह। किसकी सतह है ये? अधिशोषक की सतह। अधिशोषक की सतह। तो हम ये कह सकते हैं सर, क्या कह सकते हैं कि ये जो सतह, अधिशोषक सतह पर अधिशोष्य पदार्थ। कौन से पदार्थ? अधिशोष्य पदार्थ। ये अधिशोष्य, ये यहाँ पर संकेंद्रित हो गए, तो ये सतह क्या कहलाएगी? यहाँ से यहाँ तक अंतरापृष्ठ। क्या कहलाएगी? अंतरापृष्ठ। तो ये बताओ, चार पांच परिभाषाएं, अधिशोष्य, अधिशोषक, अधिशोषण, अवशोषण, शोषण और अंतरापृष्ठ, ये पॉइंट क्लियर है क्या? यस सर। आगे चलें। यस सर। अब आता है बेटा अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर। किस किस में? अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर। अच्छा, तो पहला अंतर मैं बोल रहा हूं अधिशोषण और अवशोषण में। तो ये बताओ अपने पास में, अधिशोषण का मतलब अधिशोष्य के कण किसके? अधिशोष्य के कण किस पर रखे जाते हैं? अधिशोषक। अधिश। अधिशोषक की सतह पर। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि बताओ अधिशोष्य की सांद्रता इस अधिशोषक की सतह पे किसकी सांद्रता बोले? अधिशोष्य की सांद्रता। अच्छा, किस पर? अधिशोषक की सतह पर बढ़ती है या घटती जाती है? बढ़ बढ़ती है। बढ़ती जाती है। लेकिन अवशोषण में बढ़ती जाती है या निकाय में वितरित होती जाती है? निकाय में वितरित होती है। निकाय में वितरित होती है। तो ये निकाय में वितरित होती है,
जबकि अपने पास में अधिशोषण में सांद्रता सतह पे बढ़ती है। हो गया पहला पॉइंट। यस सर। दूसरे पॉइंट में बताओ कि अधिशोषण कैसी घटना है, सतह की या निकाय के अंदर की? सतह की। तो ये सतही घटना है, जबकि ये कैसी घटना है, निकाय के अंदर की घटना। निकाय के अंदर की घटना है। तीसरा पॉइंट ये बताओ, शुरू में जो अधिशोषण की घटना क्या होती है, तेज होती है। क्या होती है? तेज होती है। और साम्यावस्था तक पहुंचते पहुंचते और वो क्या पड़ जाती है? धीमी। जबकि ये पूरी की पूरी अभिक्रिया एक समान वेग से चलती है। कैसे चलती है? समान वेग से। और उसके बाद आप लोगों को मैंने उदाहरण बताया था कि जो सिलिका जेल है, कौन? सिलिका जेल। उस सिलिका जेल के द्वारा जल वाष्प के कणों को अधिशोषित कर लिया जाता है, जो कौन सी घटना कहलाती है? अधिशोषण। जबकि कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा जल वाष्प के कणों को अधिशोषित करने की बजाय अवशोषित कर लिया जाता है। ये कौन सी घटना है? अवशोषण। तो अधिशोषण एवं अवशोषण में कोई दो अंतर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चले बेटा। यस सर। उसके बाद में बताए थे मैंने अधिशोषण के प्रकार। क्या? अधिशोषण के प्रकार। तो अधिशोषण का जो प्रकार है, तो ये लिखा मैंने, अधिशोषण के प्रकार। इस अधिशोषण के प्रकार में आपको ये कहा था कि ठोस सतह पर किसके कणों का गैस कणों का। अधिशोषण कितने प्रकार में बांटा गया? दो प्रकार में। दो प्रकार में। तो दो प्रकार कौन कौन से? एक तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण, और दूसरा है आपका कौन सा अधिशोषण है? रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा ये बताया था भौतिक अधिशोषण का एक और नाम है, वो नाम क्या है? वांडरवाल वांडरवाल। अधिशोषण। कौन सा? वांडरवाल अधिशोषण। जबकि जो रासायनिक अधिशोषण है उसको लैग्मियर या रसो शोषण भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? लैग्म्यूर या रसोव शोषण। कौन से अधिशोषण को? रासायनिक अधिशोषण को। अच्छा, अगला पॉइंट सुनो। ये बताओ अपने पास में इस भौतिक अधिशोषण में कैसा बल होता है, दुर्बल या प्रबल? दुर्बल वांडरवाल बल। इनमें दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल पाया जाता है। बहुत अच्छी बात। ठीक है। जबकि रासायनिक जो अधिशोषण है उसमें दुर्बल की बजाय कैसा मिलता है? प्रबल। प्रबल रासायनिक बंध। कौन सा? प्रबल रासायनिक बंध। अच्छा, और आगे उदाहरण अंतर सुनो, लाओ सर बताओ। ये बताओ अपने पास में कैसा था, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय? उत्क्रमणीय। जबकि ये कैसे हैं? अनुत्क्रमणीय। अच्छा, ये बताए थे कौन से परतीय हैं? बहुपरतीय। बहुपरतीय। जबकि ये वाले कैसे हैं? एक परतीय। एक परतीय पाए जाते हैं। क्लियर है? यस सर। अच्छा बेटा, इनमें सक्रियण ऊर्जा जो है उसकी आवश्यकता नहीं होती।
और इनमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अच्छा, यहाँ अंतर आपसे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। कर लोगे क्या? यस सर। अगला पॉइंट आपको मैंने बताया, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले, कारक। तो ये लिखा मैंने, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यस सर। तो सबसे पहला जो प्रभावित करने वाला कारक लिखा बेटा मैंने, नेचर ऑफ गैस, अर्थात गैस की प्रकृति। प्रकृति। गैस दो प्रकार की बताई, एक स्थायी और दूसरी अस्थायी गैस। स्थायी गैसों के अंदर जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि सम्मिलित की गई है, जबकि अस्थायी गैसें HCl, SO2, CO2, अमोनिया इसे सम्मिलित की गई है। ठीक है, यस सर। अभी कहता है अगर अपने पास में अस्थायी गैसों पर क्या बढ़ा दिया जाए, दाब। तो दाब बढ़ाने पर ये गैसें कौन सी अवस्था में चली जाती है? द्रव अवस्था में। और ये बताओ, क्या द्रव अवस्था ठोस पदार्थ की सतह पर अधिशोषित हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है। अर्थात फर्श पर पानी रह सकता है नहीं रह सकता? रह सकता है। इसका मतलब अधिशोषण की घटना घटेगी कि नहीं घटेगी? घटेगी। तो ये अधिशोषण कौन सी गैसों में ज्यादा हो रहा है, अस्थायी गैसों में या स्थायी गैसों में? अस्थायी गैसों में। अस्थायी गैस का मतलब मैंने बताया, जिन्हें उच्च दाब पर आसानी से द्रव में बदला। जा सकता है। अब जो स्थायी गैस होती है उन्हें क्या बढ़ाया, दाब। लेकिन ये आसानी से द्रव में बदल पाई या नहीं बदल पाई? नहीं बदल पाई। नहीं बदल पाई, तो बताओ ठोस की सतह पर आसानी से अधिशोषित हो जाएगी क्या? नहीं होगी। नहीं होगी। तो स्थायी गैसों में अधिशोषण की घटना ज्यादा या कम? कम। तो ये बताओ, अधिशोषण की घटना को प्रभावित करने वाले कारकों में से गैस की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? अस्थायी। अच्छा, अब मैंने लिया सेकंड पॉइंट, दूसरा। दूसरा लिखा है बेटा, अधिशोषक की प्रकृति, किसकी प्रकृति? अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक की प्रकृति। तो हम ये कहेंगे अधिशोषक की प्रकृति जितनी ज्यादा सक्रिय होगी, क्या होगी? सक्रिय। जैसे मान लिया जाए मेरे पास में ये क्या ले लिया, एक अधिशोषक पदार्थ ले लिया, क्या ले लिया? अधिशोषक पदार्थ। अब ये बताओ, ये अधिशोषक पदार्थ की सतह जितनी ज्यादा सक्रिय होगी तो उसके ऊपर अधिशोष्य के कण ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? ज्यादा आएंगे। ज्यादा आएंगे, तो कौन सी घटना ज्यादा घटेगी? अधिशोषण। तो अधिशोषण की घटना ज्यादा करने के लिए अधिशोषक की प्रकृति सक्रिय होनी चाहिए, निष्क्रिय? सक्रिय। अच्छा, इसका मैंने ये कहा कि यदि मान लिया जाए एक टीचर है, कई टीचर ऐसे होते हैं जिनको बच्चे ये कहते हैं भगवान आज ये नहीं आए तो अच्छी बात। कुछ टीचर बेटा ऐसे भी होते हैं
जिनको बच्चे ये कहते हैं भगवान इनकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स वो आप लोगों के लिए अच्छे या सक्रिय टीचर कहलाए। सही बात है, गलत है? सही है सर। तो जितना ज्यादा टीचर सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, तो बच्चे उसके पास में ज्यादा पढ़ेंगे या कम पढ़ेंगे? ज्यादा। अच्छा, तो इसका मतलब बच्चे उसके पास आए या गए? आए। लेकिन उसकी सतह पे ही आ सकते, उसके पेट में थोड़ी घुसेंगे। नहीं सर। इसका मतलब है कि अधिशोषण की घटना ज्यादा पाई जाती, समझ गए? यस सर। ये कहता है सामान्य चारकोल की बजाय अगर सक्रिय चारकोल लिया जाता है तो इसमें अधिशोषण की घटना ज्यादा संपन्न होती है। क्लियर? यस सर। और कुछ पदार्थों में अधिशोषण की घटना को बढ़ाने के लिए उसे खुरदरा भी किया जा सकता है या बारीक पीस कर भी इनकी चालकता, इनकी अधिशोषण की घटना को बढ़ाया जा सकता है। कितने प्रभावित करने वाले कारक हो गए? दो। तो अब तीसरा करें। यस सर। लो भैया, तो तीसरा जो कारक ले लिया वो भी लिया मैंने, ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव? ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। अपन जो अपने पास में याद करो थोड़ी देर के लिए, क्या ये एक सतह ले ली? किसकी सतह ले ली? अधिशोषक की सतह। अधिशोषक की सतह। इस सतह के ऊपर कौन आए? अधिशोष्य। अधिशोष्य आए। और अगर हम एक काम करते हैं, इनके बीच में क्या बढ़ा दिया? क्या बढ़ा दिया? ताप। 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 तो ताप बढ़ाएंगे तो ये अधिशोष्य के कारण इसकी सतह पे प्रबलता से चिपकेंगे या हट जाएंगे? हट जाएंगे। हट जाएंगे। हट जाएंगे का मतलब है दूर होंगे या नजदीक आएंगे? दूर होंगे। और अभी एक और बताई थी मैंने, अधिशोष्य अणुओं का अधिशोषक की सतह को छोड़कर चले जाना, ये घटना कहलाती है विशोषण। क्या कहलाती है? विशोषण। तो ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की घटना बढ़ती है या घटती है? घटती है। घटती है। और साथ ही आपकी ये जो अभिक्रिया है कौन सी? अधिशोषण। तो अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया होती है। कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी प्रकार की। तो मैंने यही बोला कि अपने पास में क्या ताप घटाकर अधिशोषण की घटना को बढ़ाया जा सकता है और ताप बढ़ाकर अधिशोषण की घटना को घटाया जा सकता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? यस सर। अच्छा, कितने कारक हो गए? 3। तीन। अब चौथा कारक प्रभावित करने वाला सुनो, ये आया अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा है? अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बताइए, मान लिया जाए मेरे पास में ये एक ठोस पदार्थ कौन सा है? अधिशोषक। इसी प्रकार से ये भी एक ठोस पदार्थ कौन सा ले लिया? अधिशोषक। अधिशोषक। अब ये बताओ, इस ठोस पदार्थ की सतह को ऑब्जर्व करो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अधिशोषक की सतह है या नहीं है? है।
इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की अधिशोषक की सतह है या नहीं है? है सर। तो ये बताओ कौन सी सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, पहली वाली का या दूसरी वाली का? दूसरी वाली का। तो दूसरी वाली का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, तो अधिशोष्य के कण ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? ज्यादा आएंगे। तो जितने ज्यादा अधिशोष्य के कण आएंगे इस अधिशोषक की सतह पे, तो अधिशोषण की घटना बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो बताओ अपने पास में पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा करके अधिशोषण की घटना को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। तो बेटे ये चार कारक हो गए अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, और ये आपका लास्ट पांचवा है, गैस पर दाब का प्रभाव। किसका प्रभाव? गैस पर दाब का प्रभाव। और इस गैस पे दाब के प्रभाव में पड़ेंगे अपन अधिशोषण समतापी वक्र। क्लियर? यस सर। अब मैं आपको बताता हूँ सर ये दाब का प्रभाव में क्या है क्या नहीं है, ठीक है? ये कहलाया अधिशोष्य। क्या कहलाया? अधिशोष्य। ये कहलाया अधिशोषक। क्या कहलाया? अधिशोषक। और इसके अपोन कर दिया तो ये घटना कहलाई अधिशोषण। क्या कहलाई? अधिशोषण। अच्छा, अब ये बताओ ये जो अधिशोषण है इस साइड में मैंने क्या लिख दिया? दाब। दाब। तो जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया, ये ग्राफ इस प्रकार से बना दिया। ये एक्स अक्ष हो गई और ये कौन सी मान ली? वाई अक्ष। वाई अक्ष मान ली। और यहाँ इस एक्स अक्ष पर किसको काम में ले लिया? दाब। और वाई अक्ष पर कौन सी घटना आ गई? अधिशोषण। अब सुनो, जैसे जैसे हमने दाब बढ़ाया, तो बताओ गैस के कण इस अधिशोषक की सतह पे बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। तो इसका मतलब अधिशोषण की घटना बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिशोषण दाब के समानुपाती पाया जाता है। क्लियर है? यस सर। ये समीकरण एक। लेकिन दाब बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, अब ये कहता है एक ऐसी सिचुएशन आई कि एक्स अपोन एम अधिशोषण जो है वो दाब की शून्य घात के समानुपाती। इसका मतलब ये है कि अब दाब में परिवर्तन करने पर ये दाब बढ़ाता गया। अब आपको नजर आ रहा होगा, देखो दाब बढ़ाता गया बढ़ाता गया, लेकिन क्या अधिशोषण की घटना बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही। इसका मतलब है अब दाब का कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो ये जो आपका दाब है, कौन सा वाला दाब मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये दाब कहलाया संतृप्त दाब। कौन सा दाब कहलाया? संतृप्त दाब। पी नोट। क्या कहलाया? पी नोट। अब इसका मतलब सर जो अधिशोषण की जो घटना संपन्न होगी वो इन दोनों के बीच में होगी। अधिशोषण की घटना इन दोनों के बीच में होगी। बीच में होगी। तो हम ये लिखेंगे एक्स अपॉन एम समानुपाती है पी की पावर 0 से कितना? एक। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स अपॉन एम
समानुपाती है p की पावर 1/n। एन। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। विजेंद्र बेटा ये लिखो मत फिलहाल। अच्छा थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, चलें। यस सर। अब मैंने इसके समानुपाती को हटाया और एक कांस्टेंट काम लिया, तो x अपॉन m इज इक्वल टू के p की पावर 1/n, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। हो गया। यस सर। अब इस समीकरण का दोनों तरफ log ले लेते लें। यस सर। तो हमने log ले लिया, तो ये आया log x अपॉन m, तो log x अपॉन m इज इक्वल टू log, और log के बाद में क्या था भाई अपने पास में, ये था के p की पावर 1/n, राइट। यस सर। अब यहाँ पर एक मैथ का फॉर्मूला लग रहा है क्या, चूंकि log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस में log, एन। ये आपका m इंटू n की फॉर्म में है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो सर, log x अपॉन m इज इक्वल टू log k, फिर लगाया प्लस, और log p की पावर 1/n। फिर से एक मैथ का फॉर्मूला अप्लाई हो गया बेटा, वही हो गया log m की पावर n, पावर आगे आ जाती है n log m, लगाएं। यस सर। तो ये आया log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस पावर आगे लिया 1/n log p। ये आपके पास में एक संबंध निकला, और इसी संबंध का नाम होता है फ्रेंडलिक समतापी समीकरण। क्या कहलाए? फाइंडलिक समतापी समीकरण। अब इस फ्रेंडलिक समतापी जो समीकरण है उसका मान निकालते हैं किसके अनुसार, ग्राफ के अनुसार। तो ये y बराबर c प्लस एम एक्स, ये ग्राफ कैसा बनेगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी प्रकार का। मैं यहाँ बना देता हूँ, तो इस प्रकार से ये कहलाया आपका x अक्ष, ये कहलाया आपका y अक्ष, ठीक है। यस सर। इस x अक्ष पे क्या है, log p, ये देख लो ये रहा x, हो गया। y अक्ष पे यस क्या सर। है आपका, log x अपॉन m, और ये जो ग्राफ होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी का, वो हमेशा अंतः खंड से शुरू होता है इस प्रकार, यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा log k, और ये जो ढाल है वो ढाल किसके बराबर है, 1/n के बराबर m का मान। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? यस सर। तो ये थे अपने पास में अधिशोषण है, उसको प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर है? यस सर। अब इस अधिशोषण का लास्ट टॉपिक आता है आपका अधिशोषण के उपयोग। क्या आया? अधिशोषण के उपयोग। अधिशोषण के उपयोग, इस उपयोग में सबसे पहले बताया मैंने उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। ये कहता है सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, कोई भी अपने पास में एक बंद पात्र ले लिया, और इस बंद पात्र के अंदर क्या पाए गए, गैस के कण पाए गए। अब इस गैस के कणों को बाहर निकालना है, तो हमने क्या किया, इस पात्र की दीवार के अंदर की साइड में अधिशोषक पदार्थों का लेप कर दिया। कौन सा पदार्थ का लेयरिंग कर दे, अधिशोषक पदार्थ। तो लेयरिंग करेंगे तो ये जो गैस के कण है वो किसकी सतह पर अधिशोषित हो जाएंगे, अधिशोषक की सतह पे, और इसे निर्वातित पंप के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार से किसी भी पात्र के अंदर
गैस को निकालकर और उसमें निर्वात को उत्पन्न किया जा सकता है। क्लियर है? यस सर। दूसरा आया बेटा गैस मास्क में, किसमें? गैस मास्क में। तो आपने देखा होगा जो कोयलों की खानें होती है, तो कोयलों की खानों या जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो मास्क लगाते हैं। तो उस मास्क में क्या भरा रहता है? तो मैं कहूँगा अधिशोषक पदार्थ भरा रहता है। फॉर एग्जाम्पल सक्रिय चारकोल भरा रहता है। ठीक है? या क्या हम ये कह सकते हैं जिलेटिन, या अपने पास एल्बुमिन भरा। ये क्या करते हैं? ये सर वायुमंडल में जो धूल के कण हैं उन धूल के कणों को अपनी सतह के ऊपर अधिशोषित कर लेते हैं। क्लियर? यस सर। जिससे उस इंसान के द्वारा अशुद्ध वायु को ग्रहण नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट और आया। तीसरे पॉइंट में बोला मैंने नमी को दूर करने में काम आता है, दूर करने में। चौथा पॉइंट ये बताया विलयनों से रंगीन पदार्थ को हटाने में। ठीक है? और पांचवा पॉइंट था अपने पास में क्रोमेटोग्राफी में काम में लिया जाता है, और कपड़ों की रंगाई में भी इसे काम में लिया जाता है। ठीक है बेटा? यस सर। थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूँ, लाओ सर।